नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। जैसे हमने बात की थी कि 5 बजे लाइव शो शुरू होने वाला है। हमारा जो आज विषय है वो है मेनोपॉज। महिलाओं के लिए बहुत सारे सवाल होते हैं। मेनोपॉज के बाद की जिंदगी कैसी कटेगी? बहुत सारी महिलाएं डिप्रेशन में आ जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि अब जिंदगी रुक सी गई है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्या है, क्यों इस तरह से वो सवाल करते हैं, क्यों उनके मन में एक दुविधा सी बन जाती है। बहुत सारे प्रश्न हैं इस विषय को लेकर। और आज हमारे साथ डॉक्टर शैलजा महस्कर जी उपस्थित है। मैं आपसे, वैसे तो उनको परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत परिचित व्यक्ति है, समाज सेवा भी बहुत सारे करती है। आइए हम आपको परिचय करा देते हैं। हमारे वलसाड़ की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलजा महस्कर मैम, नमस्कार। मैम, आपका शुक्रिया। आज इतने अच्छे विषय जो हर एक स्त्री के जीवन का एक काल है और उसमें उन लोगों को बहुत सारी दुविधाएं होती है, तो उस पर जो अवेयरनेस के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, बहुत सारे सवाल हैं। दर्शकों ने सारे सवाल हमें यहाँ पे लिखकर भेजे हैं, तो बारी बारी हम सवाल लेंगे। सबसे पहले तो मैम आप ये बताइए कि आप समाज सेवा जो करती है वो बहुत सालों से करती आई हूँ। मैं आपको लगातार फॉलो करती आई हूँ फेसबुक पे, और वैसे भी फॉलो करती आई हूँ। तो ये मुझे पूछना है कि आपके मन में इस तरह के समाज सेवा करने का ख्याल कब से आया था? शायद छोटी थी तब से जी। बचपन से ही मेरे घर में मेरे माता पिता का स्वभाव भी ऐसा ही था जी। तो मेरे संस्कार में भी आ गया है जी। और जब मैं छोटी थी 2 साल दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, तभी मुझे डॉक्टर बनना था, लोगों की सेवा करनी थी, यही आया था। और बाद में धीरे धीरे डॉक्टर मेहनत से हो गई और उसके बाद सोशल लाइफ में देखा हमारे आसपास जो कपराड़ा के आदिवासी विस्तार में, वहाँ हम जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अपने आसपास जो भी गलत चीज़ें दिखती है, जैसे अंडर एज ड्राइविंग का अवेयरनेस के लिए हम कार्यरत है। उसके बाद हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वह अभियान भी 2006 से कर रहे हैं। और अंडर एज ड्राइविंग के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है वह अवेयरनेस के लिए, तो वह भी यूट्यूब पे सुरक्षा नाम से आप देख सकते हैं। जी मैम, हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। समय ज़्यादा हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। और वैसे तो आपके साथ आई डोंट थिंक कि समय वेस्ट होता है बात करने से, क्योंकि आपके पास टॉपिकों का इतना ज़्यादा क्वांटिटी है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे जो बातचीत चर्चाएं वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और चर्चाएं भी ऐसी होती है कि जो एंडलेस, और उसकी विशेषता यही होती है कि औरतों पर, महिलाओं पर, लड़कियों पर ऐसे टॉपिक कभी ख़त्म ना होने वाले विषय होते हैं। तो फिर भी हमें समय का एक समय सीमा होती है हमारे कार्यक्रम का, तो वो समय सीमा को देखते हुए हम लोग फटाफट सवाल ले लेंगे। कि सवाल हमारे महिलाओं के लिए जो प्रश्न है, जो विषय है मेनोपॉज, जो मासिक धर्म बंद होता है जब, अक्सर देखा गया है कि हमारे देश में ये समाज ऐसा बन चुका है मैम कि इस प्रकार के सवाल पूछने पर भी लोग शर्माते हैं। लड़कियां शर्माती है, महिलाएं शर्माती है। अगर कोई लड़की को अगर 12 साल की उम्र में अगर मुश्किल वक्त अगर शुरू होता है तो वो शर्माती है, वो कतराती है, वो बोलती नहीं है ना। तो और उसके बाद जब महिलाएं जब एक उम्र में पहुंचती है तो उसको स्वीकृति भी नहीं कर पाती है कि उसका मासिक धर्म बंद होने वाला है या हो चुका है, वो अंदर से टूट जाती है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। पहला सवाल मैं लेती हूँ कि मेनोपॉज का अर्थ क्या है, मेनोपॉज क्यों होता है, तो उसका जवाब आप हमें दीजिए। मेनोपॉज एक ग्रीक भाषा का शब्द है। उसमें 2 पार्ट में डिवाइड है। मैन यानी कि जो मासिक स्राव है, जो हर महीने पे आता है, वह मासिक स्राव यानी मैन। एंड पॉज यानी बंद हो जाना। जो मासिक स्राव स्त्रियों में हर महीने में एक बार आता है, वो जब बंद हो जाता है, पर इतना ध्यान रखिए कि वह बंद होता है परंतु वह
1 साल तक बंद रहता है ना, उसके बाद ही उसको मेनोपॉज कहते हैं। जी मेरे बहुत सारे पेशेंट 2 महीने 3 महीने में कहते हैं कि हमें मेनोपॉज आ गया, तो जी। ये मेनोपॉज नहीं कहलाता। जी बराबर। और दूसरा, यह मेनोपॉज इसलिए आता है, सामान्य तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मासिक धर्म आता है तो क्यों आता है ये समझना जरूरी है, तभी मालूम चलेगा कि हर एक स्त्री के यहाँ दिमाग में हाइपोथैलेमस नामक एक ग्रंथि है, हाँ। वहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं, वह बाद में पिट्यूटरी ग्रंथि है, हाँ। वहाँ जाते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि में से FSH और LH नामक 2 हार्मोन्स बनते हैं। जी। वह करीबन जब लड़की मैच्योर होती है, हाँ। अराउंड 10-12 साल की उम्र में, अभी पहले हमारे टाइम पे 13-14-15 साल पे होता था मासिक धर्म, हाँ। पर अभी लोग बच्चियों को 10-11 साल में भी होने लगता है। उसकी वजह क्या है मैम? वो वजह बिकॉज ऑफ डाइट, उनका डाइट ज़्यादा है, प्लस उनकी एक्टिविटी कम हो गई है, तो उसकी वजह से उनका ये जल्दी शुरू हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो FSH और LH हार्मोन्स जब हमारा ब्रेन मैच्योर होता है तो वहाँ से पिट्यूटरी ग्रंथि में से वहाँ से बनकर वो खून के द्वारा, रक्त के द्वारा, तो यहाँ दिखा रही हूँ मैं स्त्री का ये है, इस पे अगर फोकस कर सकते हैं तो करिए कि ये जो है वो स्त्री का प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है पार्ट, तो उसमें ये है बच्चेदानी है यानी यूट्रस है, ये 2 साइड पे है वो फैलोपियन ट्यूब है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। जो स्त्री बीज जो होता है वह स्त्री बीज ले जाने बच्चेदानी तक, यूट्रस तक ले जाने के लिए वो मदद करती है, और ये है ओवरीज यानी अंडाशय। तो यहाँ से अंडपिंड भी बोलते हैं लोग, तो उसमें से बहुत सारे अंडकोश होते हैं और वह अंडकोश वो FSH और LH हार्मोन से वह अंडकोश बनने की शुरुआत हो जाती है, फिर वो छूटता है, फिर वो यहाँ तक जाता है, और जब ये अंडकोश महीने में एक बार बनता है स्त्री में, लड़की में, तो यह अंडकोश की वजह से ही, बनने की वजह से ही यहाँ जो बच्चेदानी के अंदर, ये अंदर के भाग में जो मासिक धर्म आता है उसका जो एक पड़ है जिसको एंडोमेट्रियम हमारी भाषा में बोलते हैं, वह बनता है। और जब प्रेगनेंसी नहीं रहती तो वह एंडोमेट्रियम यहाँ से ये योनि मार्ग के द्वारा खून के रूप में बाहर आ जाता है 1 महीने के बाद, बराबर। तो ये दोनों जो अंडपिंड है या ओवरीज जिसको ज्यादातर अभी तो इंग्लिश में ही लोग बोलने लगे हैं, तो दोनों ओवरीज 2 है, उसमें जो बहुत सारे अंडकोश है वह खत्म हो जाते हैं एक उम्र में, और वह खत्म हो जाते हैं इसकी वजह से जो हार्मोनल चेंजेस थे यहाँ से जो बनते थे वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो मासिक का लेयर बनाने में मदद करते थे, तो वह हार्मोन बनना बंद हो जाता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनके शरीर में, उसकी वजह से मासिक का लेयर भी नहीं बनता, एंडोमेट्रियम नहीं बनता, इसलिए मासिक आना बंद हो जाता है। जो दूसरा सवाल है इस विषय का, वो है मेनोपॉज अवस्था आने की स्त्री की आयु क्या होती है? अक्सर देखा गया है कि 45-50 तक मासिक धर्म चलता रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, तो उसकी वजह क्या है और ऐसा क्यों होता है? वजह तो मैंने आपको बता दी कि जो अंडपिंड में यानी ओवरी में जो स्त्री बीज है, ओवम है, वो खत्म हो गए, इसलिए वो हार्मोन प्रोडक्शन जो था वो बंद हो गया, बराबर, उसकी वजह से मासिक आना बंद हो जाता है। पर ज्यादातर आयु यही है कि 45 के बाद मासिक धर्म बहुत लोगों का चला जाता है, पर अब हम देख रहे हैं कि 50 से 54 तक भी चलता है मासिक धर्म, और कहते हैं कि 45 की उम्र से जल्दी मासिक चला जाए, बराबर, तो उसको अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं। और 40 की उम्र से चली जाए उसको हम प्री मैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। उसकी वजह क्या होती है? बहुत सारी वजह है आजकल, क्योंकि हम देखते हैं, हम जो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, पर जब हमने प्रैक्टिस की शुरुआत की थी तब ज़्यादातर हमारे पास ऐसे दर्दी नहीं आते थे, पर अभी ऐसे आने लगे जिनको 22 की उम्र में, 18 साल की उम्र की बेटी भी है जिसका मासिक आना बंद हो गया है और ओवम खत्म हो गए हैं, ओवरी में फॉलिकल ही नहीं है।
तो उसकी वजह ज़्यादातर अभी यह गिनी जाती है कि अपने आसपास जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो एक वजह हो सकती है। बाकी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, फैमिली में भी हेरिडिटरी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह से होती है। पर बहुत सारे लोगों को खान पान एडिक्शन, जो स्मोकिंग या छोटी उम्र में जो बोलते हैं ना पैरोटाइटिस, यहाँ की भाषा सब लोग बोले गलसूना था, वो गाल सूज जाते हैं। तो उसकी वजह से भी जो ओवरी में ओवम है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बहुत लोगों को आजकल टीबी होता है, तो उसकी वजह से भी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस जैसे डिसीजेस भी अभी हम देख रहे हैं स्त्रियों में, उसकी वजह से भी ये जल्दी चला जाता है। ये इसलिए मैंने बताया कि अगर मासिक 40 की उम्र से जल्दी चला गया ना, तो आप जरूर से अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तो उसका सॉल्यूशन तो होगा ना? है, तब हम जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो बनते थे वो औरत में नहीं बनते हैं, वह हम टैबलेट दे के बनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में सब हार्मोन्स जो है वो रेगुलर बनते रहेंगे। और यह हार्मोन के मैं फायदे बताती हूँ, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बाद में, तो वह हम बाहर से देते हैं जो नहीं बन रहे हैं। जो तीसरा सवाल है हमारा, कुछ सवाल पूछने से पहले हम मैम के बारे में और कुछ जानकारी भी आपको देना जरूर चाहेंगे। डॉक्टर शैलजा महस्कर जो है आखिरी पिछले 24 सालों से वलसाड़ शहर में हाला रोड पर आई हुई डॉक्टर महस्कर जनरल हॉस्पिटल में स्त्री रोग एवं प्रसूति निपुण डॉक्टर की सेवा बजा रही है। वो बेटियां और स्त्रियों के संपूर्ण स्वास्थ्य देना चाहते हैं। वो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान सन 2006 के सालों से ये चलाई जा रही है। वे आदिवासी विस्तार में जाकर पिछले 23 साल से लगभग 1997 कैंप कर चुके हैं और स्वास्थ्य बनाने की सेवा भी वे दे रहे हैं। आगे इसी तरह के सवालों के साथ साथ हम उनके बारे में और भी जानकारी आपको देते रहेंगे, ताकि सिर्फ सवालों के साथ जानकारी की भी हम लोग लेना चाहिए कि इन्होंने आखिर पूरे जीवन काल में क्या कुछ नहीं किया। डॉक्टरी तो की है, महिलाओं की सेवा तो करी है, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। वो भी हम लोग जरूर जानकारी आपको देते रहेंगे सवालों के दरमियान। तो जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि मेनोपॉज में स्त्री के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं और क्या क्या तकलीफें हो जाती है। मैंने काफी बार सुना है कि महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती है। बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है, मेरी भी बहुत सारी सहेलियां हैं, वो डिप्रेशन से उभर कर आ ही नहीं सकती है। उन्हें लगता है कि मेनोपॉज मतलब एक स्त्री की जिंदगी खत्म होने लगती है, ऐसा क्यों? और बहुत सारे स्त्रियों ने मुझे ये भी सवाल कल पूछा था कि सीमा जरूर ये पूछना कि मेनोपॉज के बाद घुटनों की तकलीफें ज्यादा होती है, तो इसकी ठोस वजह क्या है? तो उसका आप जरूर जवाब दीजिएगा। जरूर से। हाँ मैम। अभी ये समझना जरूरी है, मैंने आगे दिखाया आपको पिक्चर में, आप फोटो में, कि स्त्री के शरीर में जब महीने में एक बार स्त्री बीज बनता है, ओवम बनता है, तो उसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स बनते हैं। वह हार्मोन्स सिर्फ और सिर्फ यूट्रस में जाके उसके मासिक का लेयर नहीं बनाते, वह अपने पूरे बॉडी में जाते हैं जी, और उसकी इफेक्ट अपने पूरे बॉडी पे होती है जी, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जी। की। तो हम उसको शुरुआत करेंगे। अगर हमें ये कहते हैं हम कि मेनोपॉज में क्या तकलीफें होती है, तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक तो हमारी मानसिक चेंजेस क्या होता है और अपने फिजिकल चेंजेस क्या होता है, जी, बराबर। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से लोगों को, बहुत ज़्यादातर स्त्रियों को क्या होता है कि ब्रेन में जो एक कनेक्शन होता है एस्ट्रोजन से, क्या होता है कि जो हमारा बॉडी में ब्रेन वर्क्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, वो जो है वो अच्छी तरह पुश करता है ब्रेन में और ब्रेन एक्टिव रहता है। पर एस्ट्रोजन की कमी की वजह से वो उसका वर्क स्लो हो जाता है। यानी ऐसा बोलते हैं ना लोग, बहुत लोगों को सुना होगा, अभी तो उम्र हो गई है, बहुत ज़्यादा, पहले तो मैं 100 लोगों का खाना बनाती थी, अभी तो 2 लोग आ जाए और डर जाती हूँ, नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। ये शुरुआत हो जाती है। फिर क्या होता है कि उनके ब्रेन में जो फील गुड हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, वो भी कम बनने लगते हैं। उसकी वजह से उनको डिप्रेशन आने की शुरुआत होती है। और तीसरी मेन चीज़ क्या होती है कि ये एस्ट्रोजन कम हो जाने की वजह से
उनको नींद में तकलीफ होने लगती है। अच्छा, इंसोम्निया बोलते हैं, मतलब कि नींद कम हो जाती है sleeplessness जिसको बोलते हैं। और अगर औरत पूरी रात नहीं सोएगी या बहुत कम सोते हैं तो उसकी वजह से भी उनको मेंटल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं। जी। इरिटेबिलिटी बढ़ती है, गुस्सा आता है, छोटी चीज़ों में अच्छा नहीं लगता, कोई जरा भी बोल देगा तो उनको बुरा लग जाता है। ये सब चेंजेस बॉडी में शुरू होते हैं। सबसे पहले देखा गया है कि औरतों को अपने सौंदर्य का जो एक होता है ना, जो वो रूप physical रंग, changes हाँ, में आएगा। वो बहुत physical मायने changes रखता में। है। जैसे किसी ने इतना बोल दिया कि अरे क्या थी 2 साल पहले, अब क्या हो गई है, तो वो जो इफेक्ट करता है ना दिमाग के अंदर और साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है ना। लेकिन उस फेस को अगर हमने स्वीकार करना सीख लिया और सामने वाले को जवाब देना सीख लिया, तो आई थिंक डॉक्टर महेश्वर जी कि बहुत आसान हो जाता है जिंदगी को स्वीकार करना और लोगों के सामने सामना करना खुद को। अभी ये समझ रहे, मैंने जो पहले बताया वो तो हमारे मेंटल चेंजेस थे। बहुत कम लोगों में ऐसा एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन का ज़्यादा कारण ऐसा भी कहते हैं अभी कि जिनको आगे से हल्का सा डिप्रेशन होता है उनका वो यह फेज में बढ़ जाता है एस्ट्रोजन कम हो जाने की वजह से। पर जो बॉडी में चेंजेस होते हैं हाँ। वो हम औरत की साइड से शुरुआत करें। जो ज्यादा वो देखती है तो फिर वो स्किन जी। में रिंकलिंग शुरू होते जी, हैं। जी। वो पहले वो शुरुआत हो जाती है, बाद में ब्लैक स्पॉट्स बढ़ने लगते हैं सब हाँ। जगह पे, पिगमेंट आंखों के आसपास, कभी गालों पे, हाँ। फिर छोटे छोटे पॉलिप्स अपने बॉडी पे निकलने लगते हाँ। हैं। हाँ। ये भी मेनोपॉज और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी की वजह से ये शुरुआत बॉडी में हो जाती है। उसके बाद देखेंगे तो मेन जिसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वो है कि ज्यादातर औरतों को हॉट फ्लशेस, यानी बॉडी में एकदम से गर्माहट फील होती है। हाँ। रात को पसीना, कितनी भी ठंडी हो, एसी में बैठे हो फिर भी गर्मी लगती है। और ये बहुत ज्यादा औरत की कंप्लेन होती है, वो बहुत इरिटेट करती है लोगों को, और उसकी वजह से भी वो रात वो को भी सो एक नहीं हिस्सा सकती। है मेनोपॉज। उसके कारण रात को सोएगी नहीं। हाँ। और स्लीप डिस्टर्बेंस भी बढ़ती हाँ। है, बराबर। तो ये हॉट फ्लशेस भी हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से शुरू होते हैं। हाँ। फिर उनके ब्रेस्ट भी छोटे होने लगते हैं। अच्छा, सिकुड़ने लगता बराबर, है। सिकुड़ने लगते हैं। उसमें फैट डिपोजिशन जो था वो भी थोड़ा कम होता है, लूज होने लगते हैं। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से क्या था कि फीमेल में ऐसा शेप होता है जो हिप पे ज्यादा फैट होती है पर पेट पे कम होती है। हाँ, हाँ। और मेनोपॉज के टाइम पे थोड़े साल पहले से ही उनके पेट के आसपास भी ज्यादा फैट डिपोजिशन, यानी अच्छा। पेट बड़ा होने लगता है, जो अच्छा। औरतों को ज्यादा अच्छा नहीं नहीं लगता लगता। है। तो वो वहाँ फैट डिपोजिशन होनी भी शुरू होती है। हाँ। फिर हम देखने जाए तो वो थोड़ा इनडाइजेशन, खाने की इच्छा ना हो, हाँ। फ्लैटुलेंस, यानी ऐसा लगे कि पेट भरा है, और उसकी वजह से भी थोड़ा गैसेस प्रॉब्लम, उसकी हाँ। वजह से भी पेट बड़ा होने हाँ। लगता है। हाँ। फिर उनका कंप्लेंट यही रहता है कि देखो मेरा पेट कितना बढ़ गया, हाँ। कैसा दिखता है, मैं पहले ये ड्रेस में फिट होती थी, अब हाँ। नहीं। ये कॉमन प्रॉब्लम लोगों का होता सही है। बात है, सही बात। पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो दूसरा सब फैक्टर्स है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनकी साइड पे उनका ध्यान ही नहीं है, हाँ। वह है कि यह एस्ट्रोजन की कमी की वजह से उनके हार्ट में चेंजेस हो जाते हैं। हाँ। खून की नसों में चेंजेस हो जाने लगते हैं। अच्छा। उनके बोन्स है उसमें जो कैल्शियम जमा हो रहा था एस्ट्रोजन की वजह से, अच्छा। एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है कि जो ब्लड में कैल्शियम है वो बोन के अंदर ले हाँ। जाता है। हाँ। तो वो जाना कम हो जाता है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। यस। फिर हार्ट में भी प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। और बहुत कॉमन जो है और ज़्यादातर औरत और कपल बताते ही नहीं है, वह है उनके सेक्सुअल लाइफ में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जी, जाता जी, है, बिल्कुल। क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी की वजह से उनके जो योनि मार्ग है हाँ। औरत का, वहाँ जो सिक्रीशन होता था हाँ। वो कम हो जाता है। और उसकी वजह वजह से डॉक्टर के जो एक विस्कस लिक्विड जो पास लिक्विड होता है। वो कम हो जाता हाँ। है, वो ड्राईनेस आ जाती है योनि मार्ग में। हाँ। इसकी वजह से जब वो समागम करते हैं, हाँ। जातीय समागम, तो वहाँ उनको टेयर होता है, बर्निंग होता है, ओके। बराबर, और हाँ। डिस्कम्फर्ट होता है, और बाद में पेन होना शुरू होता इसे है। इच्छा नहीं होती है। हाँ हाँ। और मूड चेंजेस में एस्ट्रोजन से क्या होता है कि वो ब्रेन में भी जो जातीय समागम के लिए जो स्टिमुलेट करता है, वो हाँ। एस्ट्रोजन कम हुआ यानी दो प्रॉब्लम होता है कि हाँ। एक तो ब्रेन में भी वो इच्छा नहीं होती और नीचे से ड्राइनेस आने लगती जी, है। जी। तो ये दो वजह से उनको
के जातीय समागम में तकलीफ होने लगती है। जी, उसके बाद दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम है जो होता है वो रिपीटेड यूरिन का प्रॉब्लम। मुझे नीचे वाइट डिस्चार्ज इचिंग हो रहा है, मुझे बार बार पेशाब जाना लगता है, खांसती हूँ तो कपड़े में पेशाब हो जाता है। कभी कभी एकदम पेशाब करने के लिए भागना पड़ता है, जरा भी देर ठहरी तो कपड़े में हो जाता है। ये रिपीटेड ये प्रॉब्लम होता है और यह भी एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से ही ये शुरू होता है। तो ये सब चेंजेस अपने मेनोपॉज में। तो ये जो आपने बहुत अच्छी बात की, सेक्सुअल लाइफ में जो तकलीफें शुरू होती हैं, तो महिला होने के नाते एक इसका निवारण, जो आसान निवारण है, जीवन साथी अगर इस फेज को समझने की कोशिश करे, उसका स्पाउस, उसका पति, तो आई थिंक 90% का जो वो सॉल्व हो जाता है। पति अगर मेडिकली समझने की कोशिश करता है कि औरत के अंदर ये बदलाव क्यों आ रहा है, ताकि उसे डांटने के बजाय, नाराज होने के बजाय, दूरियां रखने के बजाय उसको और नज़दीक ले आ जाए प्यार से। क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता होता है मैम कि समागम के साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी होना ज़रूरी है। तो उस वक्त जीवन साथी सबसे ज़्यादा उसको साथ देना चाहिए, ना कि उसे दूरत्व रखना चाहिए। आई थिंक महिला होने के नाते मैं ये पॉइंट ज़रूर रखना चाहूँगी। पर इसका भी सॉल्यूशन है जी, मेडिकल साइंस ने अभी बहुत अच्छी तरह दिया है जी, कि मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी जो नई आई है, रिसेंट है, और बहुत सारे लुब्रिकेशन के जेल है जी। तो ये सब चीज़ें औरत को भी कंफर्टेबल करती है। जी, समागम का जो इच्छा नहीं हो रही है उसमें भी नॉर्मल करने में मदद करती है। और नीचे जो लुब्रिकेशन कम हो जाता है तो उसके लिए भी जेल आई है, वो नेचुरल होती है, वेजिटेबल्स ऑयल से बनी हुई नेचुरल ही होती है और उसकी वजह से भी बहुत सारे फायदे। जी। हम लोग अगला सवाल ज़रूर लेंगे तुरंत। मेनोपॉज की तकलीफ मैसेज आने वाली हर एक स्त्रियों के परिवार के लिए आपका क्या संदेश है? ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर हम बोलते हैं मेनोपॉज तो हमें बाद में मालूम चलता है, क्योंकि 1 साल तक मासिक नहीं आएगा तो हम उसको मेनोपॉज गिनेंगे। जी, पर मेनोपॉज आने से पहले ही बहुत सारे औरतों को इरिटेबिलिटी भी, गुस्सा होता है, अच्छा नहीं लगता। तब वो समय पे उनके परिवार को समझना चाहिए कि वह ये मेनोपॉज के फेज के आसपास है। इसके लिए इतने सालों से प्यार से जो घर सजा रही थी, घर बना रही थी, सबके लिए पूरे दिन सुबह से ही शाम तक भागती रहती थी, वो छोटी छोटी चीज़ों में इरिटेट क्यों होने लगी थी? सही बात, बराबर। हाँ, तो ऐसे चीज़ों में, और बाद में मैंने जैसे बोला कि उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जी, बराबर जी, उनको थकान जल्दी लगती है, स्लो हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भूल जाते हैं। तब वह समय परिवार के हर एक सदस्यों को समझना है कि ये मेनोपॉज का फेज है उनका। तो उनको उनके काम में हाथ बटाए, उनसे प्यार से रहे। उन्होंने गुस्सा कर दिया तो प्यार से समझ लीजिए, चला लीजिए, क्योंकि इतने सालों उन्होंने आप लोगों को प्यार से देखा है, पाला है। बच्चों को भी गुस्सा आ जाता है कि मम्मी तो हर बार अभी इतनी गुस्से हो जाती है कि हमें अच्छा ही नहीं लगता। बहुत बार बच्चे बेटियां मम्मी के साथ आती है या कंप्लेन करने के लिए मेरे साथ, तब मैं उसको समझाती हूँ कि बेटा ये एक फेज है और इस फेज में से आप भी जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि इस वक्त आपको अपनी मम्मी को मदद करना है, उनको सपोर्ट करना है। और तो उसमें भी टैबलेट्स है जो पूरी सेफ है स्त्रियों के लिए, बॉडी फ्रेंडली है, वह हम ऐड करते हैं। मैंने ये भी काफ़ी बार देखा है, मैंने मेरी मोम को भी देखा है। मेनोपॉज आने से पहले जो मासिक धर्म है वो महीने में 3-4 बार या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगता है। क्या ये सही है? सही नहीं है। इतना समझिए कि जब हम बोलते हैं ना क्या काल पड़ता है ना, कम होती है। अच्छा। सो जब पीरियड ज़्यादा आता है, थोड़े थोड़े दिनों पे आता है, तो समझना है कि शायद अंदर बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रोइड की गांठ है या फिर हार्मोन का इम्बैलेंस है। कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, ये नॉर्मल मेनोपॉज की ओर नहीं जा रहा है। नॉर्मल मेनोपॉज में क्या होता है
कि मासिक डिले होने लगता है, 1.5 महीने 2 महीने पे आए, पर कम होता जाएगा धीरे धीरे, बराबर, देन इट इज नॉर्मल। पर जब 1.5 या 2 महीने पे आता है पर हैवी आता है, ज्यादा आता है, तो समझिए कि ये हार्मोन इनबैलेंस है। अच्छा। और उस वक्त आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि यही फेज है कि जब औरत ऐसा समझ लेती, मेरे आधा पेशेंट ऐसे ही बोलते, मैडम 2 महीना नहीं है या 3 महीना नहीं है या 4 महीने नहीं है या बैठे रहे, फिर आएगा, इतना हैवी आएगा कि पूरा उनका जो शरीर में जो खून है वह सब चला जाएगा, बराबर। तो हम बोलते हैं कि खुद मत मान लीजिए कि ये मेनोपॉज है, 2 महीने मासिक चल जाता है, डिले हो जाता है, तो 2 महीने से ज्यादा घर पे मत ठहरिए, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए कि ये मेनोपॉज का फेज है, या फिर अंदर क्या होता है कि जितना दिन वो ठहरेगी उतना दिन अंदर मासिक का पड़ है, जो एंडोमेट्रियम है, वो बढ़ता रहेगा बहुत बार, जो मेनोपॉज के आसपास नहीं है तो। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, उसमें मासिक का पड़ जमा होके बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, उसको हमारी भाषा में बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया। अच्छा। और उसके बाद बच्चेदानी का कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ओके। इसलिए जरूरी है कि 40 की उम्र के बाद जब भी मासिक चढ़ने लगे, कोई भी फेज में 2 महीने से ज्यादा चढ़े, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। जी। मैंने ये भी सुना है कि मेनोपॉज के बाद अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को थायराइड का प्रॉब्लम भी होने लगता है, और वो जो पता भी नहीं चलता कि जब मासिक धर्म में वो रहते थे तब थायराइड होने की वजह उसे पता, सिम्टम्स के वजह, लक्षणों की वजह से कि मासिक धर्म इरेगुलर हुआ तो वो एक सिम्टम होता था थायराइड का। लेकिन मासिक धर्म मेनोपॉज के बाद अगर थायराइड हुआ है तो उसमें अतिरिक्त सिम्टम्स जो होते हैं वो लोग समझ नहीं पाते, बालों का झड़ना, नाखून का न बढ़ना, जीभ के अंदर डॉट्स हो जाना। लेकिन पहला सिम्टम ये होता है औरतों के लिए थायराइड का कि मासिक धर्म का इरेगुलर हो जाना। तो जब मेनोपॉज ही हो जाएगा, जब मासिक धर्म ही रुक जाएगा, तो कैसे समझ पाएंगे महिलाएं कि उन्हें थायराइड है या नहीं है, वो भी एक सवाल होता है। देखो, थायराइड के लिए बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के मन में है। अभी थायराइड कोई रोग नहीं है। थायराइड वो अपने गले में एक ग्रंथि है, थायराइड नामक, उसमें से जैसे ओवरी में से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बन रहे हैं, वैसे थायराइड में ग्लैंड्स जो है उसमें से थायरोक्सिन हार्मोन्स बन रहे हैं, और वह हार्मोन अपने पूरे शरीर में, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जरूरी है, वैसे थायराइड हार्मोन्स भी हमारे शरीर के हर एक सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। जी। अभी जब वो ज्यादा बनने लगता है उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। जी। तो उसके भी सिम्टम्स होते हैं, उसमें इंसान को बहुत भूख लगती है, पतला हो जाता है, आंखें बाहर आ जाती है, गले में भी थोड़ी सूजन लगती है, बराबर। और जिनको वो थायराइड ग्रंथि कम काम करती है, उनको भूख कम लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है एकदम, यानी खाते हैं, बोलते मैं तो कुछ खाती ही नहीं, पर फिर भी बहुत वेट गेन हो जाता है। अच्छा। तो ये सब बहुत सारी चीजें जिसपे से मालूम चलता है। तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग हम हर एक इंसान को बोलते हैं कि 40 के बाद, जैसे हमारी गाड़ी है ना, वो पुरानी होती है ना, तो ज्यादा सर्विसिंग करना पड़ता है, बराबर ना? सही बात है। हम गाड़ी का सर्विसिंग साल में एक बार या साल में 3-4 बार कराएंगे, वो वहाँ से कॉल सेंटर पे से कॉल ही आ जाएगा, आपका सर्विसिंग का टाइम हो गया है। जरूर, बराबर, बिल्कुल। तो अपनी भी ये गाड़ी है ना, उसको कितना काम कराते हैं, सही बात। तो साल में एक बार उसका भी सर्विसिंग कराइए, साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप कराइए। और फुल बॉडी चेकअप का नाम लिया ना तो लोगों को ऐसा टेंशन जाता है, यानी कितना खर्चा, बराबर। तो मैं एक ही बात बताती हूँ कि कुछ खर्चा नहीं है, वो आपके दिमाग में। हमारे देश में एक ही प्रॉब्लम है, हम दीपावली में बहुत खर्चा कर सकते हैं, हम शादी में बहुत खर्चा कर सकते हैं, पर साल में एक बार अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए पैसे नहीं होते। सब चीजें हम अपने लिए करते हैं ना, तो अपना चेकअप कराना ये पहली अपनी जिम्मेदारी है, हेल्थ अवेयरनेस है। और साल में एक बार जो हम फुल बॉडी चेकअप कराते हैं उसमें कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होता है, और उसमें हम सब देख लेते हैं, इंक्लूडिंग आपने बोला हुआ थायराइड हार्मोन भी देख लेते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन आता है, शुगर आता है, कोलेस्टेरॉल आता है, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, वो ग्रॉस सब अपने प्रॉब्लम्स जो होते हैं यह उम्र में वह आ जाते हैं, प्लस हम सोनोग्राफी करवा लेते हैं पूरा पेट। जैसे कहा है ना मैम कि काया तो ईश्वर ने दिया है, लेकिन उस काया को सही तरीके से संभाल के रखना वो हमारे हाथ में ही होता है।
जितना हम अपने काया को स्वस्थ रखेंगे उतना ही वो स्वस्थ रहेगा, और तभी हम लोग जिंदगी भर खुद पे निर्भर स्वनिर्भर रह के काम कर पाएंगे। मैं अगला सवाल लेते हैं। यूट्रस यानी कि बच्चेदानी निकाल दी गई हो तो ये मेनोपॉज कैसे आया, मालूम चलता है? बहुत अच्छा सवाल है। अभी यूट्रस निकाल दिया यानी मासिक धर्म की को मालूम आ रहा है ऐसा मालूम चलेगा ही नहीं। हाँ। तो उस वक्त स्त्रियों को हमने देखा है कि मूड चेंजेस बहुत सारे होते हैं। हाँ। मेरा खुद का भी यह अनुभव है। अच्छा। क्योंकि मेरा भी यह यूट्रस निकाल दिया गया था। अच्छा। और उसके बाद ही मुझे 2-3 साल के बाद मेनोपॉज आया। पर एकदम टिपिकल वो सब सिम्टम्स होते ही है। थोड़ा अच्छा नहीं लगता, रात को पूरी की पूरी रात नींद नहीं आएगी, स्लीप डिस्टर्बेंस, हॉट फ्लशेस होते हैं, यानी इतना गर्म कि हम नींद सो ही नहीं सकते। वो ज़्यादातर हॉट फ्लशेस रात को ही ज़्यादा आते हैं, वाई पता नहीं, पर रात को मैक्सिमम आते हैं। हाँ। तो ये सब चीज़ों से हमें मालूम चलता है। और फिर जैसे मैंने बोला वैसे कि आप लोगों को धीरे धीरे ये बॉडी में चेंजेस दिखना शुरू हो जाता है। फिर आपका जैसे जातीय समागम के लिए भी मूड नहीं होता, नीचे ड्राइनेस होने लगती है, पेशाब की तकलीफें, सुपर ज़्यादातर हॉट फ्लशेस एंड मूड चेंजेस वो पहले आते हैं। फिर बालों का झड़ना और बाल थीन होने लगते हैं। अच्छा। ये भी मेनोपॉज में है। और ओबेसिटी यानी वेट गेन इतना होता है, एकदम सडन वेट गेन होने लगता है, तो समझना कि आप मेनोपॉज के आसपास चले गए। जी। और उसमें कंफर्मेशन के लिए हम ऐसे लोगों को एफएसएच और एलएच हार्मोन्स जो ब्रेन में से बनते हैं वो करवा लेते हैं। जी। तो वो बहुत ही हाई दिखाते हैं, दैट मीन्स कि आपका मेनोपॉज आ रहा है। अगला सवाल ये लेंगे हम लोग दर्शकों के लिए। मेनोपॉज आयु में स्त्रियों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लाइफस्टाइल क्या क्या बदलाव लाना चाहिए, कौन से आहार लेने चाहिए और कौन से आहार नहीं लेनी चाहिए? ये भी बहुत जरूरी बात है जी। जो मैंने आगे आपको समझाया कि साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप कराना जरूरी है। जी। ये इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरे बहुत सारे हेल्थ अवेयरनेस वाले पेशेंट है और उसमें से इतना समझिए कि अपने भारतीय स्त्रियों में ब्रेस्ट का कैंसर और यूट्रस का मुंह का यानी सर्वाइकल कैंसर, हाँ। वह कॉमन कैंसर है। अच्छा। और सर्वाइकल कैंसर में कहते हैं कि 10 साल लगता है उसको शुरुआत से फुल स्टेज कैंसर पहुंचने में। हाँ। पर हमारे पास जब औरतें बहुत सारी आती है, वो स्प्रेड हो गया होता है कैंसर, और जिसको हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते वो स्टेज पे आती है, तब हमें अफसोस होता है क्योंकि ये तो 10 साल उसका मतलब बीच में उन्होंने वेस्ट किए। इसलिए यह उम्र में हमें हमारे सभी महिलाओं को यही कहना है कि साल में 40 की उम्र हुई, साल में एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना चेकअप कराइए। दूसरा, शादी जिनकी हो गई है, 2 साल हो गए हैं, वो सभी औरतों को सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी अभी वैक्सीन आई है। वो तो 12 साल की उम्र की लड़की से लेके 40 साल की औरतों को रख सकते हैं कैंसर प्रिवेंशन, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन की। जी। और दूसरी चीज़ के ये अर्ली डायग्नोसिस जो हो जाए सर्वाइकल कैंसर का, तो उसके लिए एक हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो हमें जब हम चेकअप करते हैं पेशेंट का, तो उसमें हमें बच्चेदानी का मुंह दिखता है। जी। तो उस पर ब्रश घुमा के उस पर जो बच्चेदानी के मुंह के यानी सर्विक्स के जो कोश होते हैं वो हम ले लेते हैं और लेबोरेटरी में चेकअप के लिए भेजते हैं। बराबर। तो उसमें हमें अर्ली भी मालूम चल जाता है कि बच्चेदानी का कैंसर की शुरुआत हुई है। फर्स्ट स्टेज पे भी मालूम चल जाता है और हम टाइम से उसको और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं पैप टेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, जगत में बहुत सारे कैंसर है, हमें सभी की चिंता नहीं करनी है, पर जो कॉमन कैंसर है उसके लिए ध्यान रखना है। दूसरा, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम हमारे हर एक दर्दियों को सिखाते हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो वह करने से भी बहुत बार जल्दी मालूम चल जाता है, छोटी सी गांठ है तो भी डेवलप हो रही है। बराबर। तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और 50 साल की उम्र के बाद हम बोलते हैं हर 4 साल पे मेमोग्राफी यानी जो ब्रेस्ट है उसकी सोनोग्राफी और एक्सरे स्पेशल होता है वो निकालना है, जिससे
ये ब्रेस्ट कैंसर का डेवलपमेंट होता है तो अभी अर्ली स्टेज पे मालूम हो जाता है। तो ये जो है उनका हेल्थ के लिए है। हाँ। दूसरा कि उनको और क्या चेंजेस करने चाहिए, हाँ। तो लाइफस्टाइल चेंजेस तो बहुत ही करने चाहिए। जी। वैसे भी वो पहले से ज़रूरी है, फिर भी मेनोपॉज के आसपास रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉकिंग और बॉडी स्ट्रेचिंग, हाँ। बॉडी स्ट्रेचिंग करना भी ज़रूरी है। योगा, I think, हाँ। योगा है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वॉकिंग से क्या होता है कि जो हार्ट का प्रॉब्लम होना है वो कम हो जाता है। हाँ। एंड बोन है हमारे, जो मेनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो भी चांसेस कम हो जाता है। हाँ। स्ट्रेचिंग की वजह से भी यही फायदा होता है हाँ। कि बोन के जो लिगामेंट्स अटैचमेंट है हाँ। वहाँ स्ट्रेचिंग होता है, इसकी वजह से बोन में जो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो यह स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है। बाद में आप जैसे बोले ना कि घुटनों का दर्द हाँ। बढ़ जाता है, तो ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हाँ। जो होता है जी। मेनोपॉज में वह भी एस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है। जी। और सिर्फ घुटनों का दर्द ऐसा नहीं, कमर का दर्द जी। ये भी बहुत कॉमन है। और पहले जो हम बोलते हैं कि कमर में क्या होता है कि हमारे स्पाइन में जो मिनरलाइजेशन है ना, जो कैल्शियम डिपोजिशन वो पहले जाने लगता है। जी। बराबर जी। तो ये सब प्रॉब्लम होने लगते हैं, इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होता है। लाइफस्टाइल में, डाइट में जो चेंजेस हमें करने चाहिए वो है कि हमें मीठी चीज़ें यानी शक्कर हाँ। ज़्यादा वह खाने की आदत है वह कम करनी चाहिए। ऑयली तला हुआ बंद करना चाहिए। ऐसा हाँ। नहीं है कि आप सिर्फ वो बहुत Boil बोलते या- प्रेशर बॉयल या हाँ। प्रेशर, नहीं ऐसा बोरिंग खाना नहीं बोल रहे, जिसको बोलते हैं वो सब बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अभी कैलोरी की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को इतनी नहीं है। एस्ट्रोजन कम हो हाँ। गया, इसकी वजह से हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। जी, जी। और जब अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तब हम नॉर्मल डाइट भी लेते हैं ना, तो वो पूरा अपना बॉडी यूटिलाइज नहीं करेगी और ज़्यादा कैलोरी बचेगी, वो अपना फैट के रूप में अपने बॉडी में जमा हो गई। इसलिए जो चीज़ है डाइट की जिसमें कैलोरीज ज़्यादा है वो हमें अवॉइड करना है, वो पहली चीज़ है। और हेल्दी लाइफस्टाइल में हम यही बोलते हैं कि मेनोपॉज में हमें कैल्शियम युक्त आहार लेना है। ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाके कैल्शियम की गोली भी लीजिए। जी, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बहन बोल दीजिए ना कौन सी चीज़ में मिलेगा कैल्शियम ज़्यादा, हम ले लेंगे। तो मैं बोलती हूँ एक काम करो बेटा, आप आज से 8 गिलास दूध पीना शुरू कर दो। बहन आप क्या बोली, इतना कोई पी सकता है? तो मैंने बोला यही बोल रहे हैं कि आप 2 गिलास या 1 गिलास दूध पीजिए और कैल्शियम की गोली लीजिए, क्योंकि इस वक्त जो हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो अपने नॉर्मल डाइट में से नहीं मिलेगी। मॉडिफिकेशन में ये सब चीज़ें को दवाई के रूप में मत लीजिए, इसको आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये आपका खाना है ऐसा समझ के लीजिए। जो अगला सवाल है वो ये है, तो कौन सी आयु से शुरू करनी होती है? आज के ये मेनोपॉज हार्मोन बहुत सारे औरतों का क्वेश्चन होता है मेनोपॉज की उम्र वाले। पहले के ज़माने में ज़्यादातर ऐसा कहा जाता था कि अभी सबको आता है, बराबर। हाँ। अभी जो हम बोलते हैं कि मेनोपॉज में जो हार्मोन थेरेपी होती है वो 2 प्रकार की होती है। हाँ। शॉर्ट टर्म थेरेपी और लॉन्ग टर्म थेरेपी। शॉर्ट टर्म थेरेपी कौन से लोगों को देते हैं कि जिन लोगों को सिर्फ ऐसा है कि चलो हमें हॉट फ्लैशेस ज़्यादा आते हैं, नींद नहीं आ रही है, बराबर, और या तो ड्राइनेस बढ़ती है, तो उन लोगों को उसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ होती है, उनको वह फेज में से धीरे धीरे बाहर आ जाए। इसके लिए 6 महीने या 8 महीने के लिए हार्मोन्स का जो ज़रूरी है हमारे बॉडी की जो
बोलते हैं कि एक बार मेनोपॉज शुरू हुआ तो हम 2 साल के अंदर अंदर जीवन अगर शुरू करेंगे हार्मोन थेरेपी तो उसका फ़ायदा यह रहता है कि हमारा बोन लॉस जो स्टडी है हमारे तो बोन लॉस जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस होता है वह बहुत ही कम हो जाता है। जो चेंजेस जो स्किन में बालों में फैट डिपोजिशन एक्स्ट्रा होता था वो सब हमारा कम हो जाता है। फिर एक्टिविटी जो हमारी स्लो हो गई है वो भी हम नॉर्मल कर सकते हैं एक्टिविटीज। और बहुत सारे जो बॉडी में चेंजेस सूखे हॉट फसीज या योनि मार्ग का ठीक होना बार बार इन्फेक्शन होना यह सब चीज़ें चली जाती हैं। जी हम बहुत सारे सवाल ऐसे बहुत सारे सवाल हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, तो ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हम लोग अगला सवाल तुरंत लेते हैं। मैम, मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी के अलावा इस आयु की स्त्री को और कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए और मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी का क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखो साइड इफेक्ट तो सब कोई चीज़ के होते हैं पर अभी दवाई मेडिकल साइंस में दी जाती है। शादी के भी साइड इफेक्ट होते हैं फिर भी हम शादी करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर एक चीज़ के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं पर हम क्या कहते हैं कि जो तकलीफें औरत को हो रही है वह कितनी ज़्यादा है जी और उसके बदले में जो साइड इफेक्ट है वो जी। और ये जब भी मुझे एक बात बतानी है सभी लोगों को कि ज़्यादातर ओल्डर मेडिकेशन है बहुत सालों से जो है दवाइयाँ तो वह दवाइयों में क्या था कि डायरेक्ट वो मार्केट में नहीं आता उसके स्टडीज होते हैं और बाद में उसमें सबके ह्यूमन के लिए सेफ है कि नहीं और बाद में ही वो मार्केट जी ऐसा नहीं कल बनी और आ जाती ये डर लगना नहीं है जी और जो भी साइड इफेक्ट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड जो हार्मोन थेरेपी है और हम सिर्फ और सिर्फ उन औरतों को देते हैं कि जिनको ऐसा अर्ली मेनोपॉज आ जाता है जैसे बोला ना कि 40 से पहले प्री मेच्योर मेनोपॉज उसमें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों भी कंबाइंड देते हैं। बाकी आफ्टर 45 जिनको हार्मोन थेरेपी लेनी है उनको हम 2 चॉइस देते हैं कि आपको रेगुलर मंथली मासिक चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मंथली मासिक चाहिए है तो अलग से देंगे और मंथली मासिक नहीं चाहिए तो अलग से देंगे। अभी नई लेके जो दूसरी आई है वह है SERM यानी सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जी। तो उसके तो मिनिमम साइड इफेक्ट है जी। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कंबाइंड पिल्स है उसमें हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं तो हल्का सा रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ जाता है जी हल्का सा वो भी इतना ज़्यादा नहीं जी बराबर। और ज़्यादातर फ़ायदा इसमें क्या होता है कि अब ये हार्मोन थेरेपी पे रहने वाले हर एक स्त्रियों का रेगुलर चेकअप होता है क्योंकि वो इतने अवेयर हैं जी वो साल में एक बार तो चेकअप कराने के लिए आए जी बिल्कुल। कोई भी चीज़ें उन लोगों में जल्दी मालूम चले और उसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा जी। इसलिए सिर्फ हार्मोन थेरेपी हम उसमें ही नहीं देते एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जिनके फैमिली हिस्ट्री मम्मी को या मौसी को या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या एकदम नियर रिलेटिव को कैंसर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो सिर्फ उन लोगों को हम यह एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड थेरेपी नहीं देते और बाकी सबको ये चलती है। और अभी जो नई आई है वह तो बहुत ही अच्छी है वो आप ले सकते हैं करीबन आप 10 साल तक ले सकते हैं मेनोपॉज के बाद। तो इतना समझिए कि हर एक स्त्री का मेनोपॉज का एज जो अगर आप देखेंगे तो वह काल कितना बड़ा है फ्रॉम शायद गिनोगे ना तो 25 साल से 35 साल की आयु तो हमारी मेनोपॉज में चली जाएगी जी बराबर सोचो तो ये 25 साल आप उनको यही दर्द में इनएक्टिविटी थकान कमर दर्द घुटनों का दर्द अच्छा नहीं लगता नॉट क्यों। हमारे बीच में एक डॉक्टर पूरा एक मेनोपॉज पे सेशन हुआ था तब एक मेल डॉक्टर थे गायनेकोलॉजिस्ट थे तो वैसे सबका अपना अपना उन्होंने बोल दिया मेरी माँ को हुआ था मेरी नानी को हुआ था मेनोपॉज और इसमें से ही गए तो मेरी बीवी क्यों नहीं सीख करेगी। बोला सर एक बात पूछूं
आप आज प्लेन में आए वहाँ से, क्यों आए? वेरी गुड। चला लीजिए वो, अभी नया एडवांस आया है और उसका साइड इफेक्ट समझना जरूरी है कि हम जो चीज़ ले रहे हैं वह बॉडी फ्रेंडली है या नहीं। इफ इट इज टू, इतने सालों से उसका सर्वे चल रहा है, इतने पूरे वर्ल्ड में, और जहाँ यूके में देखो, यूएसए में देखो, सब जगह लोग इतना, हमारे यहाँ तो कम लोग ले रहे हैं पर वहाँ तो ज़्यादा औरतें ले रही है और प्रूव्ड है। तो हम क्यों नहीं है अपने औरतों को प्रिस्क्राइब करें? हम क्यों नहीं उनकी लाइफ हेल्दी और एक्टिव बनाए? क्यों उनको दर्द में डालें? और सबसे बड़ी कमी मैम क्या होती है पता है कि वो अपने दर्द को छुपाने में बहुत माहिर होती है। तो सहनशील, जी बहुत ज्यादा सहते रहना, सहते रहना, सहते जवाब नहीं देना। अगर बुखार भी होगा ना तो वो कहेगी बस कुछ नहीं, दर्द है, हो जाएगा ठीक। और पता है मैं तो इतना कुछ सीखी नहीं हूँ, अभी सीख रही हूँ, लेकिन माँ के बारे में अगर मैं बोलूँगी ना, इफ आई से अबाउट द वुमेन, तो ये इतना कहना चाहूँगी कि माँ एक नमक की तरह होती है लेकिन खारी नहीं होती है। इसलिए कहूँगी कि खाने में कितना भी आप स्वाद डाल दो, कोई भी डिश बनाते हो उसमें कितना भी आप मसाले डाल दो, तेल डाल दो, लेकिन अगर फिर नमक की कमी हो गई ना तो वो खाना बिल्कुल बेस्वाद हो जाएगा। या नमक की ज़्यादा मात्रा हो गई तो भी वो खाना आप नहीं खा पाओगे। मतलब नमक खाने में दिखता नहीं है लेकिन उसका होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही औरत परिवार में हो तो पता चलता नहीं है, लेकिन जिस दिन वो ना होती है ना, नहीं होती है घर पे, उस दिन उसकी कमी पूरी तरह से दिखती है कि वो औरत घर पे नहीं है। तो ये मैंने एक छोटा सा विषय कहीं पे पढ़ा था ये लाइन, तो आज मैंने इस शो में बोलना जरूरी समझा। और अगला सवाल लेते हैं। मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी के साइड इफेक्ट हम लोगों ने बात कर ली है। अगला सवाल हमारा ये है, अब बस 2 सवाल बाकी है हमारे। आपका क्या अभिप्राय है और क्या हर एक स्त्री मेनोपॉज थेरेपी को उसको लेनी चाहिए या नहीं? हर स्त्रियों के लिए आपका क्या संदेश होगा? जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक स्त्री को लेनी चाहिए, वो तो हर औरत को अपने उसके व्यू पे डिपेंड करता है कि उसको लेना है कि नहीं। हाँ, हमारे पास जब भी हमारे दर्दी आते हैं या उम्र के आते हैं तो हम डेफिनेटली उनको यह हार्मोन थेरेपी के बारे में जानकारी देते हैं। तो मैं आखिर में पूछना चाहूंगी कि समाज से हमारे औरतों के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए आप क्या चाहते हो कहना कि हमारे समाज में भी कुछ ना कुछ सुधार आना जरूरी है? हमारी महिलाएं शर्माती है आज के तारीख में भी। हमारी महिलाएं, जब हम डिजिटल भारत की बात करते हैं, आज दुनिया पूरी ग्लोबल हो चुकी है, कहीं पे कुछ छुपा नहीं है। एक फिंगर टिप पे हम लोग ने दुनिया को काबू में कर लिया है। पूरा ग्लोबल हमारे मोबाइल में आके एकत्रित हो गया है पूरी दुनिया। तो आज महिलाएं को अवेयरनेस करना बहुत आसान हो, जैसे फेसबुक पे हमने लाइव किया। तो आपके हिसाब से आज अवेयरनेस के लिए और क्या क्या करना चाहिए और उनको बिना शर्म महसूस किए उनको इस सवालों का जवाब कैसे पूछना चाहिए, सवाल कैसे पूछना चाहिए, जरा आप बता दीजिए दर्शकों से। मुझे हर एक स्त्रियों को यही कहना है कि हमारे बहुत सारे रूप होते हैं, बेटी के, पत्नी के, माँ के, जहाँ हम वर्क करते हैं वह जगह के, और सब जगह औरत में यह संस्कार होते हैं कि वह एकदम अच्छी तरह अपने हर एक जो कर्तव्य है वो उसका पालन करती है। पर उसके साथ एक चीज़ ज़रूरी है कि वह अपने मन में हर वक्त यह सोचती है कहीं ना कहीं कि मैं औरत हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे ये नहीं करना चाहिए। जी बराबर जी, क्योंकि मेरी ये कैपेसिटी नहीं है। तो मुझे हर एक स्त्रियों को इतना कहना है कि हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि नारी है वो एक नारायणी के रूप में है, नारी अन्नपूर्णा है, जो वह महाकाली भी बन सकती है। यह हमारी संस्कृति ने ही हमें बताया है। तो हर एक स्त्री के अंदर शक्ति का निवास है। स्त्री कोमल है, अबला नहीं है, यह समझना जरूरी है। जी बिल्कुल। आप जो चाहे वह हर एक कार्य कर सकती है, और ज्यादातर जरूरी है कि हमें पहले अपने परिवार को देखना है, पर परिवार के बाद अपने समाज के लिए भी अच्छे कार्य करने हैं।
जी अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। अच्छे संस्कार का अर्थ यह नहीं कि अच्छा कमाना है, जी पर रोजी रोटी के लिए कमाना तो है, पर यह अपने भारत देश का एक अच्छा नागरिक बने, ऐसे संस्कार देने हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। दर्शकों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी इस एपिसोड के अंत में कि इस तरह के सवाल हम लोग नहीं पूछते हैं। क्या हमारे लिए सबसे बड़ी कमी नहीं है? क्यों नहीं पूछते? जब मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर चुका है, जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो हम शर्माते क्यों हैं? हम औरत होने का गर्व महसूस क्यों नहीं करते? हम एक औरत है और हमारे में से ही एक आदमी की उत्पत्ति होती है, तो हम शर्माते क्यों हैं इन सवालों को पूछने के लिए? क्योंकि मेनोपॉज और मासिक धर्म से ही, उसके खून के बनने से ही एक आदमी का जन्म होता है, एक सृष्टि का जन्म होता है। सही कह रही हूँ ना मैं डॉक्टर साहब? एकदम बराबर। तो फिर भी हम शर्माते क्यों हैं? तो आज मेरा विषय इसीलिए इतना डीपली गया था कि मैं भी एक औरत हूँ और मुझे भी ये सवालों का, बहुत बार मैंने ये सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की है और मैंने हर वक्त यही देखा है कि हमारे देश की, हमारे आसपास की, हमारे समाज की महिलाएं आज भी शर्म महसूस करती हैं ऐसे सवाल पूछने से, डिस्कस करने से। उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो आप लोगों की परवाह ना करें, क्योंकि ये भी एक तरह की कोई बीमारी नहीं है, ये आप एक फेज है। इसीलिए मैंने शीट पे लिखा था कि बी एक्सेप्टेड। तो आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा? दर्शक, आप जरा इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा और अगला एपिसोड हम बहुत जल्दी लेंगे। जैसे ही हमारा अगला एपिसोड के लिए हम डॉक्टर से समय मांगेंगे, जैसे उनको समय मिलेगा हम जरूर बातें करेंगे अगले एपिसोड के बाद अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के मुझे उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से धन्यवाद। मैम से भी हम लोग और एक बात पूछ लेते हैं। मैम, आप बोल दीजिए। बस सबको मुझे यही कहना है कि स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, निरोगी रहो और अपनी जो शारीरिक समस्या है या मानसिक समस्या है, अपने परिवार के साथ भी बात कीजिए और अपने डॉक्टर के साथ भी बात कीजिए। जी, थैंक यू। धन्यवाद। दर्शकों, अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आपकी एंकर सीमा भट्टाचार्य को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। धन्यवाद।